नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघ मींस एसोसिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में यानी चैप्टर 8 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था समुदाय के बारे में, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, प्रकार, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में क्या अंतर होते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। एक पॉइंट रह गया था, समुदाय और समाज में अंतर। इसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम संघ को समझेंगे और संस्था को, फिर इन तीनों के बीच जो अंतर है उनको एक साथ देखेंगे। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली समुदाय, संघ और संस्था क्या है और इनमें अंतर क्या है। तो समिति के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं समुदाय और समाज में अंतर। समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। जी हाँ, व्यक्तियों का समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहे हम की भावना के साथ, तो वो समुदाय होता है और इसी कारण ये मूर्त होता है। जबकि समाज की जब हम बात करते हैं बिल्कुल अपोजिट है। समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, वो सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी सिर्फ व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, समुदाय व्यक्तियों का समूह है तो वो मूर्त होता है, जबकि समाज अमूर्त है। अमूर्त इसलिए क्योंकि सिर्फ व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। समाज व्यापक अवधारणा है, देखो लिखा हुआ है व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत संस्था, समूह, संगठन, सहयोग, संघर्ष, हर एक चीज आती है। जबकि समुदाय में कुछ फिक्स्ड चीजें हैं। समुदाय के लिए हम की भावना होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए हम की भावना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट है, समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का भी होना आवश्यक है, लेकिन समाज के लिए निश्चित भूभाग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो समुदाय एक निश्चित अवधारणा है। हाँ, इसमें आप बोल सकते हो ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, हम की भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह, उनमें सहयोग हो आपसी। आप फिक्स्ड चीज़ें बता सकते हो, कुछ निश्चित चीज़ें इसके कॉन्सेप्ट में क्लियर हैं। जबकि समाज में आप बता नहीं सकते कि सिर्फ ये चीज़ें रहेंगी तो समाज कहलाएगा। समाज बहुत व्यापक अवधारणा, उसमें काफ़ी सूक्ष्म स्तर की भी चीज़ें आती हैं। अगला पॉइंट है, समुदाय में सामाजिक संबंध में केवल एकता होती है, यहाँ भिन्नता के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन अभी हमने बात करी कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है, यानी एकता और विभिन्नता देखने को मिलती है, इन दोनों का समावेश होता है। अच्छे लोग भी आपको समाज में दिखेंगे, बुरे भी दिखेंगे, एक तरह के भी लोग मिलेंगे, विभिन्नता भी देखने को मिलेगी। कहीं पे सोच मैच करती है लोगों की, कहीं पे नहीं भी मैच करती है। लेकिन समुदाय में ये चीज़ें नहीं है, विपरीत मत, विपरीत विचारधारा या विभिन्नता वहाँ पे नहीं देखी जाएगी। एक ही समाज में दो संस्कृति के लोग रह सकते हैं। भारतीय समाज इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, खान पान, कल्चर सब दिखाई देता है। लेकिन समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक तरह की संस्कृति, एक तरह का रहन सहन, खान पान फॉलो करता है। यानी समुदाय जो होता है वहाँ पे विभिन्नता नहीं देखने को मिलती, एकता ही सिर्फ मिलेगी। एक ही तरह की बोली, एक ही तरह की वेशभूषा, एक ही तरह के त्योहार, रस्म वो सारी मनाते हैं। लेकिन समाज में ये चीज़ें नहीं होती हैं। समाज में विभिन्नता भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समुदाय का एक विशेष नाम होता है, जबकि समाज का विशेष नाम नहीं होता। समाज है, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो मीन्स ह्यूमन सोसाइटी, उसमें सारे प्रकार के ह्यूमंस आ रहे हैं। लेकिन जब आप बात करते हो समुदाय की, भारतीय समुदाय, चीनी समुदाय, रशियन समुदाय, तो ये देशों के हिसाब से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक विशेष समूह भी आता है, तो उनका विशिष्ट नाम भी होना आवश्यक है। समुदाय का निर्माण अनेक समाजों से मिलकर नहीं होता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देख लें। समुदाय का निर्माण अनेक समाजों से मिलकर नहीं होता, जबकि समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय हो सकते हैं। जब समाज में आप बात करोगे तो अनेक प्रकार के आपको समुदाय मिलेंगे, लेकिन जब कई सारे समुदायों को मिला दोगे और उससे बोल दो कि ये समाज बन गया, नहीं, ऐसे समाज नहीं बनता है। समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय हो सकते हैं, लेकिन अनेक समुदायों से मिलकर समाज का निर्माण नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं समिति के बारे में, एसोसिएशन या जिसे संघ भी बोलते हैं। इसको समझने से पहले एक कोटेशन आप हमेशा याद रखना, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये फेमस कोटेशन है माइक एवर की। इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्तियों का समूह नहीं होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका भी निर्माण होता है, इसमें कुछ नियम पद्धतियां होती हैं, कार्य प्रणालियां होती हैं संस्थाएं। बट समिति जो होती है वो व्यक्तियों का समूह होता है। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले हम की भावना के साथ व्यक्तियों का एक ग्रुप है। अब देखो, ये आपका समुदाय हो गया,
अब इस समुदाय में इन कुछ लोगों ने सोचा कि हमें अपने गांव के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना है। उन्होंने एक समूह बनाया और उन्होंने स्कूल बनाए, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की, किस प्रकार स्कूल बनेगा, वहाँ पे कैसे बच्चे आएंगे, कौन कौन पढ़ाएगा, किस तरह पढ़ाएगा, ये पूरी प्लानिंग कर ली। ये जो प्लानिंग हुई, यहाँ पे लोग किस लिए मिले थे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं वो पढ़ें और उनका समुदाय एजुकेटेड हो, ठीक है, उनकी कम्युनिटी एजुकेटेड हो, इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया। तो यहाँ पे जितने लोग मिलके काम कर रहे हैं ये समिति का निर्माण कर रहे हैं। और अगर इसे नाम दे दे शैक्षिक संगठन, यानी शिक्षा के लिए कार्य करने वाला संगठन, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? समिति के। यानी जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग का आदान प्रदान करते हैं तथा संगठित रूप में कार्य करते हैं, तो इस सहयोगी संगठन को क्या कहते हैं? समिति। ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये समुदाय है, इसमें इन समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर एक समिति बनाई, किस लिए? कि यहाँ के बच्चों को हम शिक्षित करेंगे। तो ये हो गई आपकी समिति। अब देखो, ये समिति बन गई, लोग मिल गए, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम सहयोग करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तुम्हें क्या आता है पढ़ाना, मुझे क्या आता है पढ़ाना, हम मिलके ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेंगे। बच्चे तुम लाओगे, क्लासरूम तुम बनाओगे, ये पूरे काम इन्होंने बांट लिए और ये मिलके काम कर रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? समिति का। अब इसी में थोड़ा सा हम संस्था को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे काम कैसे होगा, किस टाइम पे बच्चे आएंगे, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, उनके एग्ज़ाम कैसे होंगे, इसका जो ये पूरा नियम है, कार्यप्रणाली है, नियमावली है, वो होती है संस्थाएं। तो हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, क्योंकि ये नियम है, कार्यप्रणाली है, तरीका है कि ऐसे ऐसे इस तरह से इन बातों को हमें फॉलो करना है। इसी कारण मैकआइवर ने कहा है कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का समूह है जो निश्चित उद्देश्य या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर हम संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते। समिति के उदाहरण है परिवार, चर्च, श्रमिक संगठन, संगीत क्लब, बाढ़ सहायता केंद्र, राज्य, धार्मिक संघ या छात्र संघ। देखो, छात्र संघ क्या है? एक बड़े से कैंपस में कुछ छात्रों का अगर ग्रुप है तो वो है छात्र संघ। पूरा स्कूल या पूरा कॉलेज या पूरा कैंपस छात्र संघ नहीं है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, वो एक साथ मिले, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका एजेंडा अलग अलग हो सकता है हर छात्र संघ का। कोई चाह रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में फेयरनेस हो, फेयर तरीके से कॉलेज में पॉलिटिक्स हो, बच्चों को उनके राइट्स के बारे में पता हो, क्लासेज अच्छे से चले, तो अपने अपने छात्र संघ के अपने अपने एजेंडे हो सकते हैं। बट हाँ, छात्र संघ क्या है? एक पूरे कैंपस में कुछ बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक ठीक उसी तरह समाज या समुदाय में जब कुछ व्यक्तियों का समूह निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता है तो समिति कहलाता है। इसकी परिभाषाएं देख लेंगे तो और अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है बोगार्ड्स की। इनके अनुसार समिति प्रायः किसी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना होता है। जैसे हमने छात्र संघ की बात की, या श्रमिक संगठन को हम ले लें। श्रमिक संगठन में क्या है? श्रमिक उनके वेतन को लेके, या उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, या उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाए जा रहे हैं, ये सारी बातें होती हैं, ये सारे मुद्दे होते हैं जिनके ज़रिए काफ़ी सारे श्रमिक एक साथ मिलकर जब काम करने लगते हैं तो वो श्रमिक संगठन होता है। तो समिति प्रायः किसी उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना है, अकॉर्डिंग टू बोगार्ड्स। अगली परिभाषा की अगर हम बात करें, मैकआइवर पेज, किसी एक या अनेक समान स्वार्थों की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। यानी ये समूह है और जहाँ पे लोग संगठित हैं, किस चीज़ के लिए? अनेक या एक, समान स्वार्थ, वही फिक्स्ड एम है, निश्चित उद्देश्य है, उसके लिए जब लोग एकत्रित हो जाएं तो वो समिति कहलाता है। अगली परिभाषा है गिलिन तथा गिलिन की। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। अगली परिभाषा है जिन्सबर्ग की। समिति परस्पर उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक सामान्य संगठन का निर्माण कर लेते हैं। सबने एक ही बात कही है, निश्चित लक्ष्य या निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सामान्य लक्ष्य की पूर्ति अकेले न करके सहकारिता द्वारा करते हैं। यानी व्यक्तियों का समूह है जो फिक्स्ड
जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? समिति। तो हमने समिति के अर्थ और उसकी परिभाषा की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं समिति की विशेषताओं के बारे में। समिति की पहली विशेषता है, ये व्यक्तियों का समूह है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ही समिति का निर्माण करते हैं। मानव समूह के अभाव में समिति का प्रश्न उठता ही नहीं। यानी प्रत्येक समिति का निर्माण किससे होता है? मानव समूह से। दूसरी विशेषता क्या है? जानबूझकर बनाना। यानी समुदाय स्वतः बन जाता है। समुदाय को बनाया नहीं जाता जानबूझकर, वह स्वतः विकसित होता है। लेकिन समिति जो होती है वो समुदाय की भांति स्वतः विकसित नहीं होती। उसको मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है और कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। और सहयोग की भावना सबसे इम्पोर्टेंट है। सहयोग के अभाव में व्यक्तियों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये लोग मिले हैं किसी भी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। मान लो इनका उद्देश्य है अपने एरिया के सड़कों का निर्माण करवाना। तो जब एक साथ मिलके ये अपने एरिया के हेड के पास जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, तब ना होगा। एक बोल रहा है कि नहीं नहीं हमें नहीं बनवाना, ये बोल रहा है हमें बनवाना है। अगर ये जाके किसी हेड से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विपरीत मत देखने को मिलेंगे। तो ये इंसान भी सोचेगा ना कि जब ये खुद ही एक मत नहीं है, इन्हें ही पड़ी नहीं है, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है वो करो, तो फिर हम किस तरह से काम आगे बढ़ाएं। मीन्स सहयोग होना चाहिए। सब एक साथ मिलके एकजुट होके काम करेंगे तो तभी समिति का गठन हो पाएगा। अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। समिति केवल उस समय तक ही बनी रहती है जब तक कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति ना हो जाए। एक बार उद्देश्य की पूर्ति हो गई तो समिति समाप्त हो जाती है। और इसी कारण इसकी प्रकृति कैसी है? अस्थायी, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है। समिति की अगली विशेषता है, ये नियमों पर आधारित होती है। प्रत्येक समिति के कुछ नियम होते हैं। मतलब जितनी भी समितियां होंगी उनके अपने अपने नियम होंगे। और अगर नियम ना हो तो समिति का अस्तित्व नहीं रह सकता। और जो भी समिति के नियम है तो उस समिति से जुड़े प्रत्येक सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है। अगर नहीं पालन करेंगे मीन्स वो समिति से जुड़े नहीं हैं, समिति के उद्देश्यों को नहीं समझ रहे हैं, या उनका खुद का उद्देश्य समिति के उद्देश्य से मैच नहीं करता। तो इसलिए अगर नियम बने हैं तो उनको पालन करना होगा। तो समिति जो होती है वो नियमों पर आधारित होती है। अगला पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। यानी समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समिति का सदस्य बने अथवा ना बने। साथ ही जब चाहे वह इसकी सदस्यता छोड़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई श्रमिक संगठन है या छात्र संघ है, इन दोनों में ही लोग जुड़े, अगर किसी श्रमिक को लग रहा है कि उसके उद्देश्य इस समिति के उद्देश्यों से मैच नहीं कर रहे हैं, या जितने लोग वहाँ पे जुड़े हैं उनके उद्देश्य कुछ अलग है, उसके अलग हैं, तो वो इसकी सदस्यता से पीछे हट सकता है। ठीक उसी तरह छात्र संघ में भी बहुत सारे छात्र जुड़ जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर उन्हें लगता नहीं कि ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही है, इसमें जान का खतरा है, या ये उस तरह के पॉलिटिक्स नहीं है जो मुझे चाहिए, तो पीछे हट सकते हैं। तो समिति की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। लेकिन समुदाय की हमने बात करी थी तो उसमें क्या था कि समुदाय में आपकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, आप जन्म से ही समुदाय के सदस्य होते हो। और समुदाय क्या होता है? लोगों का व्यापक समूह जो निश्चित भूभाग में रहता है और जिसमें वी फीलिंग पाई जाती है। और इसी समुदाय के अंदर समितियों का निर्माण हो जाता है। समितियां उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोगों का एक समूह है जो जानबूझकर बनाई जाती है और उनमें ऐच्छिक सदस्यता की विशेषता पाई जाती है। अगली विशेषता है मूर्त संगठन। समिति दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य मूर्त होते हैं, इसलिए समिति भी मूर्त होती है। अगला पॉइंट है संबंध को लेके। समिति में जो सदस्य होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है वो औपचारिक होता है, जबकि समुदाय में अनौपचारिक होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हाय हेलो फॉर्मेलिटी करनी है, नहीं, समुदाय में अपनेपन की भावना होती है, परिवार जैसी फीलिंग होती है। जबकि समिति में क्या लिखा हुआ है कि इसके सदस्यों के मध्य केवल औपचारिक यानी फॉर्मल रिलेशन पाया जाता है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से केवल उतना ही संबंध रखते हैं जितने से उनके विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिले। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस भी एक छोटी सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है। उनकी एक अलग कम्युनिटी है, लेकिन उनके अपने टारगेट होते हैं कि हाँ हमें ये सारे काम करने हैं। तो वहाँ पे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत होती है, हमें ऐसे काम करना है, हमें वैसे काम करना है, हमें इन इन चीज़ों को पहले देखना है।
तो बात करेंगे, संबंध भी होगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है या तुम्हारे घर में स्थिति कैसी है, क्या तुम ठीक हो। इतना रिलेशन नहीं होता है समिति या ऑफिस वाले जोन में। होगा भी तो एक दो लोग का, सबके साथ आप ऐसे रिलेशन, क्लोज रिलेशन नहीं बना सकते। तो समिति में जो सदस्य हैं उनके मध्य कैसा संबंध पाया जाता है? औपचारिक। तो हमने समिति के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता की बात कर ली। अब हम देख लेते हैं समिति और समाज में अंतर। समिति मूर्त होती है, क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है, जबकि समाज अमूर्त होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। समिति मनुष्यों का समूह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तीसरे अंतर की बात करें तो समिति के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है। जबकि समाज में निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं। सबके एक साथ रहना, एक तरह का रहन सहन, खान पान, जिससे सामान्य तरह का जीवन यापन कर सकें। अगले अंतर की बात करें तो समिति का निर्माण जानबूझकर होता है, जबकि समाज की स्थापना स्वतः होती है। जिस प्रकार समुदाय स्वतः निर्मित होता है, उसका निर्माण नहीं किया जाता, वैसे ही समाज की स्थापना स्वतः होती है। अगले अंतर की बात करें तो समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। अगर आपके एम, आपका लक्ष्य मैच कर रहा है उस समूह से, तो आप उस समिति के सदस्य बन सकते हैं। जबकि समाज की अगर हम बात करें तो उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसके सदस्य होना चाहते हो या नहीं, आप हो वहाँ के सदस्य। समिति का आकार छोटा होता है। साइज की अगर हम बात करें तो समाज का आकार विस्तृत होता है। समिति सहयोग पर आधारित होती है, जबकि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे हमने समुदाय में बात करी थी कि वहाँ पे सिर्फ एकता देखने को मिलेगी, जबकि समाज में एकता और विभिन्नता दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगले अंतर की बात करें तो समिति के कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। समाज के नियम निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कुछ चीज़ें अगर आज के टाइम पे सही लग रही हैं तो उस हिसाब से लोग बिहेव करेंगे, उन नियमों को फॉलो करेंगे। अगर वही चीज़ कुछ समय बाद गलत लग रही है या उससे समाज के विकास में दिक्कत आ रही है या एनवायरनमेंट को उससे दिक्कत हो रही है, तो वो चेंज हो जाती है। रीतियाँ, एक टाइम पे वही रीति होती है और एक टाइम पे वही रीति कुरीति बन जाती है। बाल विवाह, सती प्रथा, आज के टाइम पे इंडिया में देखो तो ये कुप्रथा है या इसको फॉलो करना क्राइम माना जाता है। तो समाज में नियम निश्चित नहीं होते हैं, वो समय के साथ परिवर्तित होते हैं। समिति के बिना मनुष्य का काम चल सकता है, लेकिन समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है, क्योंकि समाज के अंदर समिति का निर्माण होता है। अगले अंतर की बात करें तो समिति का जन्म मानव सभ्यता के बाद हुआ था। पहले समाज बनेगा, मानव समाज आया, मानव समाज में भी विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आई। उन सभ्यताओं के बाद जाके कहीं समिति का निर्माण हुआ, लेकिन समाज का जन्म समिति से पूर्व ही था। आज समिति है, इतने सारी एसोसिएशन है, जब नहीं थी तब भी समाज था, तब भी लोग रहते थे, एक साथ रहते थे, उनके अपने तौर तरीके, रहन सहन थे। मतलब समिति सीमित, निश्चित और ऐच्छिक होती है, जबकि समाज असीमित, सामान्य और अनिवार्य होता है। और अच्छे से याद रखने के लिए आप इसे देख सकते हो, समिति छोटा समूह है और निश्चित उसके उद्देश्य है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, जबकि समाज जो होता है वो विशाल समूह है, सामान्य उद्देश्य सबके होते हैं और अनिवार्य सदस्यता होती है। तो इसे आप ऐसे समझो कि ये हो गया आपका समाज, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर आ गए विभिन्न समुदाय। ठीक है, ये छोटा सर्कल। समुदाय के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखो, एक समाज, उस समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय हो सकते हैं। अब उन समुदायों में उनके यहाँ अलग अलग समितियाँ हो सकती हैं। तो ये डायग्राम बनेगा, याद रखने के लिए इजी होगा आपको। ये सबसे पहले समाज आता है, दूसरे नंबर पे समुदाय, और समुदाय के अंदर बनते हैं लोगों के समूह निश्चित उद्देश्य के लिए, तो वो होती है समिति। अब देखो, ये जो समितियाँ हैं या समाज या समुदाय में जो काम करने के तरीके हैं, व्यवहार है, कार्यप्रणाली है, नियम है कि इस नियम से चीज़ें चलेंगी, उन चीज़ों को हम कहते हैं संस्था। संस्था के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समिति, समाज, समुदाय से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।